हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टू द पॉइंट सेक्शन में हम डिस्कशन करेंगे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई है उसी समय से लेकर मानव निरंतर जो है वो पृथ्वी का दोहन करता जा रहा है और वो दोहन निरंतर अपने फायदे के लिए करता जा रहा है। इस स्थिति में जो पृथ्वी है उसे न केवल उसके नेचर को नुकसान हुआ है बल्कि उसकी स्थिति में भी कई परिवर्तन हुए हैं, जिसकी वजह से मानव को भी नुकसान उठाना पड़ा है। तो इस स्थिति से बचने के लिए एक सरकार के द्वारा बहुत ही संवेदनशील कदम उठाया गया और वर्ष 2010 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की स्थापना की गई, जिसे एनजीटी के नाम से जाना जाता है और जिसे हिंदी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहा जाता है। तो इसी अधिकरण के बारे में हम आज के टू द पॉइंट सेक्शन में चर्चा करेंगे। तो ये शुरू करते हैं और समझते हैं कि यह राष्ट्रीय हरित अधिकरण आखिर है क्या, इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की गई है तथा क्या उन्हीं उद्देश्य को यह पूरा कर पा रहा है। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कहा जाता है, इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिनियम के तहत की गई थी और 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। एक एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी, तो ये स्टेच्यूटरी ऑर्गन है। इसके अलावा एनजीटी की जो स्थापना के साथ भारत का विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण की भी स्थापना की गई थी। इस ट्राइब्यूनल की स्थापना करने वाला जो भारत है वो तीसरा देश है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इस प्रकार के ट्राइब्यूनल की स्थापना की जा चुकी है। इसके अलावा एनजीटी की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तेजी से निपटाना है और इसमें जो मुकदमा का बोझ है वो अन्य न्यायालयों से कम हो सके, ऐसी मंशा से भी इसकी स्थापना की गई है। एनजीटी का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है तथा अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कि भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय हरित अधिनियम के अनुसार जो एनजीटी के लिए वह अनिवार्य है वो सभी पर्यावरण मुद्दों का जो निपटान है वो 6 मंथ के भीतर करना है। इसका मतलब जो इसके लिए इसके पास में जो भी केसेज आते हैं उसका निपटान जो 6 मंथ्स में किया जाना चाहिए, ये इसके लिए डेडलाइन है हर केस के लिए। तो आइए देखते हैं एनजीटी की जो संरचना है वो किस प्रकार की गई है। इसमें सबसे पहले एक अध्यक्ष होता है, इसके अलावा एक न्यायिक सदस्य होता है तथा विशेषज्ञ सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। इसमें 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, जिसमें किसी भी सदस्य को पुनः पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। इस पद के अलावा किसी भी अन्य पद पर उनकी या किसी दूसरे पद पर उनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। इसके अलावा जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर केंद्र सरकार के द्वारा की जा सकती है। ध्यान में रखिएगा कि जो भारत के सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जिन्हें मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है, उनकी सलाह के द्वारा ही परामर्श के आधार पर ही केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करती है। इसके अलावा न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति के द्वारा की जाती है। अधिकरण में कम से कम 10 सदस्य हो सकते हैं और अधिक से अधिक 20 पूर्वकालिक न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य हो सकते हैं। एनजीटी को कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं अपना कार्य संपन्न करने के लिए। वो शक्तियां इस प्रकार हैं। अधिकरण का न्याय क्षेत्र बेहद विस्तृत है और उन सभी मामलों की सुनवाई करता है जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा हो या पर्यावरण शामिल हो। इसमें पर्यावरण से संबंधित कानून अधिकार लागू करने भी शामिल है। ये एक वैधानिक निकाय है, जैसा कि आपको बताया था कि एक एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, इसलिए ये एक वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है जिसके तहत सुनवाई की जा सकती है और नागरिक प्रक्रिया संहिता जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 होता है उसके तहत न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। जो किसी भी आदेश और अधिनिर्णय को देते समय यह आवश्यक है कि एनजीटी उस पर सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, निवारक और प्रिकॉशनरी और प्रदूषण भुगतान, पॉल्यूटर पेज आदि सिद्धांत लागू करे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो जो एसडीजी के हमारे गोल्स हैं उन्हें कहा जाता है। निवारक और प्रिकॉशनरी जो इसमें स्टेप्स लिए जाते हैं, जैसे अगर कोई मान लीजिए रोड बन रहा है तो उस रोड के बीच में अगर कोई पेड़ आ रहे हैं तो उन पेड़ों को हटाने के लिए जो भी उन पेड़ों को बचाने के लिए जो भी स्टेप लिए जाएंगे उन्हें प्रिकॉशनरी
कहा जाता है। इसके अलावा जो प्रदूषण होता है वो प्रदूषण भी इस प्रकार के डेवलपमेंट में या किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट में मिनिमम रहे, बहुत ही कम रहे, इस प्रकार की स्थिति भी को भी देखा जाता है, जिसे पॉल्यूटर पे कहा जाता है। अगर प्रदूषण हो ही रहा है तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा कंपनसेशन लिया जाता है। इसके अलावा अधिकरण पर किसी भी मामले में आदेश करने की पावर भी होती है, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान करता है और क्षतिग्रस्त संपत्तियों की बहाली तथा उसका पुनर्निर्माण भी करा सकता है। इसके अलावा एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश और अधिनिर्णय का निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में करना होता है और राष्ट्रीय हरित अधिकरण अपने आदेशों को निम्न दंड का प्रावधान भी कर सकता है, जिसमें एक निश्चित समय के लिए कारावास, जिसमें अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। किसी भी समय के लिए इनके द्वारा कारावास दिया जा सकता है, जिसे कि 3 साल के लिए मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा निश्चित आर्थिक दंड, जिसमें 10 करोड़ रुपए शामिल हैं, तक का किया जा सकता है और कारावास और आर्थिक दंड दोनों की स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसके अलावा एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश या कोई निर्णय होते हैं, उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। एनजीटी के द्वारा जो भी ऑर्डर पास किए जाते हैं, जो भी निर्णय दिया जाता है या जो भी ऑर्डर पास किया जाता है, उसके खिलाफ अगर आप अपील करना चाहते हैं तो उसमें ऐसी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है और वो भी 90 दिन के भीतर ये अपील किया जाना निश्चित है। इसके अलावा एनजीटी में पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत सुनवाई की जाती है, जिसमें जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है इसमें, और जैव विविधता जो अधिनियम है, बायोडाइवर्सिटी का जो अधिनियम है वो 2002 है। इस कानून के तहत लागू होते हैं। इन सभी कानून के क्राइटेरिया के अंतर्गत जो है एनजीटी अपना काम कर सकती है और इनके अकॉर्डिंग अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो वो केस एनजीटी अपने पास में ले सकता है या वो एनजीटी में जा सकता है। तो उपरोक्त कानूनों के तहत सरकार द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को एनजीटी के समक्ष चुनौती दी जा रही है। इसके विपरीत अगर कोई सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कोई स्टेप लिया जाता है जिसमें कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा हो या ये जो लॉ है, इन लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा हो तो उसके खिलाफ भी एनजीटी में चुनौती दी जा सकती है। इसका मतलब जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं उनके खिलाफ भी आप नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को अप्रोच कर सकते हैं। तो इस प्रकार नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की जो स्थापना है वो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए तथा उसके जो अवैधानिक दोहन हो रहा है और इलीगल जो उसका दोहन हो रहा है उस दोहन को रोकने के लिए की गई है। तो एनजीटी में सिर्फ इतना ही है जो कि आपके लिए पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा। साथ ही फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ही हमें फॉलो कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। टू द पॉइंट के एक नए सेक्शन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।